क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन नवंबर महीने का करंट अफेयर देखेंगे। नवंबर 2023 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यानी नवंबर का जो भी सार संग्रह होगा वो अपन इसके अंदर देख लेंगे। अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें नवंबर महीने का करंट अफेयर आएगा तो अपने इस सेशन में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अपने पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पहली स्लाइड में अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे। अगली स्लाइड में अपन उस पर डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की? यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अबुआ आवास योजना शुरू की? तो झारखंड। झारखंड राज्य ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो झारखंड कैबिनेट ने पिछले हफ्ते गरीबों के लिए आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में बेघरों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध करवाएगी और इसका कुल बजट 16,320 करोड़ रुपए है और यह योजना 3 चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण यानी चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घरों का लक्ष्य है। वहीं 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 3,50,000 घर बनेंगे। वहीं तृतीय चरण के अंदर 2025-26 में 2,50,000 घर बनाए जाएंगे। तो टोटल 8 लाख घरों को पहले वर्ष के अंदर 2 लाख, द्वितीय वर्ष के अंदर 3.5 लाख और तृतीय वर्ष में 2.5 लाख घर बनाकर इस टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो अबुआ आवास योजना में झारखंड सरकार गरीबों को 8 लाख पक्के मकान देगी, जिसका कुल बजट 16,320 करोड़ रुपए का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो भारत का पहला जो लेवेंडर फार्म है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया गया। भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया गया। इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो लेवेंडर पोदीना परिवार लेमियासे के 39 फूल देने वाले पौधों में से एक प्रजाति है। जो लेवेंडर है वो पोदीना फैमिली का है, लेमियासे कुल का है, जिसके अंदर टोटल 39 फूल आते हैं और ये एक पौधे की प्रजाति है लेवेंडर। भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है। यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। तो यह है लेवेंडर का पादप और ये क्या है तो मैंने आपको बता दिया है, पोदीना परिवार के लेमियासोई कुल का ये पादप है जिसमें 39 फूल आते हैं और ये पहला लेवेंडर फार्म है वो जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व में 2 हेक्टेयर भूमि में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म और रोगाणुरोधी प्रतिरोध इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो स्विट्जरलैंड। भारत ने स्विट्जरलैंड देश के साथ मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म और रोगाणुरोधी प्रतिरोध इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया है। इस पर डिटेल चर्चा क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार है, भारत और स्विट्जरलैंड ने इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस किस देश ने किया है? तो भारत और स्विट्जरलैंड ने इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म के लॉन्च में बेंगलुरु में एक इंडो स्विस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग शामिल था। मंच की शुरुआत रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई है। मंच के लॉन्च का उद्देश्य क्या है? तो नवाचार पर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना और इसे और अधिक रणनीतिक बनाना था। स्विट्जरलैंड और भारत के लगभग 50 विशेषज्ञ नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस उत्तर पूर्व संस्थान को भारत सरकार से 5G प्रयोगशाला प्राप्त हुई है? कौन सा उत्तर पूर्व संस्थान है जिसको भारत सरकार से 5G प्रयोगशाला मिली है, 5G टेस्टिंग लैब मिली है? तो वो है NIT मिजोरम। NIT मिजोरम को भारत सरकार ने 5G प्रयोगशाला प्राप्त की है। इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIT बोलते हैं शॉर्ट में, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम को भारत सरकार ने 5G प्रयोगशाला प्रदान की है। NIT मिजोरम में इस 5G लैब का प्राथमिक उद्देश्य दक्षताओं को विकसित करना और 5G और उससे आगे की प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना होगा। मिजोरम राज्य पर विशेष जोर देने के साथ देश भर में छात्रों और स्टार्टअप समुदायों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2024 में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन से देश हैं? जो AI सुरक्षा सम्मेलन होगा 2024 के अंदर, उसकी मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो दक्षिण कोरिया और फ्रांस। दक्षिण कोरिया और फ्रांस है वो 2024 में होने वाले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 के मध्य में दक्षिण कोरिया द्वारा किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद 2024 के अंत में फ्रांस द्वारा, ठीक है, 2024 के अंत में फ्रांस करेगा, 2024 के प्रथम सप्ताह में दक्षिण कोरिया करेगा।
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले यूके ने, यानी 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले यूके ने मध्य इंग्लैंड के वेलेचले पार्क में उद्घाटन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर इस खबर की घोषणा की थी कि अगले साल जो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया और फ्रांस द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में है, नवंबर के अंदर ये खूब चर्चा में आई थी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है वो किस प्रकार की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, जो मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है उससे रिलेटेड बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या है एक्चुअल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो द्विध्रुवी विकार, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, द्विध्रुवी विकार, जिसे पहले उन्मत्त अवसाद कहा जाता था। पहले क्या बोलते थे इसको? उन्मत्त अवसाद कहा जाता था। एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो अत्यधिक मूड परिवर्तन का कारण बनती है। जिन व्यक्तियों का जल्दी जल्दी मूड चेंज होता है उनमें उन्मत्त अवसाद या द्विध्रुवीय विकार या पोलर डिजीज होती है। यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने द्विध्रुवीय विकार के निदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। उन्होंने एक सीधा रक्त परीक्षण बनाया है जिसका उपयोग जब ऑनलाइन मनोरोग मूल्यांकन के साथ किया जाता है तो इस मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का निदान करने का अधिक सटीक साधन प्रदान करता है। जो भी यह द्विध्रुवीय विकार है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसकी जो भी इलाज बनता है, जो भी उसका निदान होता है, उसके लिए यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, जो भी वहां पर रिसर्च टीम है, उन्होंने इसका सीधा सीधा रक्त परीक्षण करके ऑनलाइन मनोरोग मूल्यांकन के माध्यम से निदान करने की कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने शिक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस खाड़ी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने शिक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जिसको शॉर्ट में यूएई बोलते हैं अपन, उसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है जिसमें भारत में शिक्षा के संबंधों को मजबूत होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो आबू धाबी में भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके यूएई समकक्ष ने एक व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूदा शैक्षिक सहयोग को मजबूत करना होगा। इसका उद्देश्य छात्रों और संकाय की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का नाम है सरकारी ई मार्केट पोर्टल। सरकारी ई मार्केट पोर्टल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस क्या बनता है? गवर्नमेंट ई मार्क प्लेस, जिसको GEM बोलते हैं शॉर्ट में, गवर्नमेंट ई मार्क प्लेस 100% सरकारी स्वामित्व वाला राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्क प्लेस के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठक और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता है जो उत्पादों और सेवाओं को एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस श्रृंखला में जो भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको रेगुलरिटी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक्स पर अच्छे खासे क्लासेज मिलती रहेगी, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक अच्छा सा कमेंट कर देना, कमेंट में ये बता देना अगला सेशन आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जैसे ही आप कमेंट करोगे 24 घंटे में अगला सेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किस संस्था से संबंधित है? जो राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम है वो EESL, जो EESL है, EESL क्या है वो अपन अगली स्लाइड पर अच्छे से चर्चा करेंगे। इस पर जो EESL है वो राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम, इससे संबंधित है। इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, EESL, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL की फुल फॉर्म है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़ा एक संयुक्त उद्यम है। 2 अग्रणी कार्यक्रम पेश किए हैं। किसने? EESL, जो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, उसने 2 कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम, ठीक है, जिसका इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ऊर्जा कुशल प्रशासन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, EESL। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह पहल भारत में खाना पकाने के तरीकों को बदलने और ऊर्जा कुशल पंखों के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास करती है। इन कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में ESSL का लक्ष्य पूरे देश में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को
बढ़ावा देना और लागू करना है। ठीक है, तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजार अध्ययन शुरू किया है? यानी कौन सी संस्था है जिसने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजार अध्ययन, जो मार्केट स्टडी है, उसको शुरू किया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर जो मार्केट स्टडी है, बाजार अध्ययन है, वो शुरू किया है। एक्चुअल में मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको सीसीआई बोलते हैं, भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक सीमेंट क्षेत्र पर एक अखिल भारतीय व्यापक राष्ट्रव्यापी बाजार अध्ययन शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य सीमेंट की कीमत, सीमेंट की लागत, सीमेंट की उत्पादन, सीमेंट उत्पादन क्षमता का उपयोग और लाभ प्रदान सहित अन्य रुझानों सहित बाजार के रुझानों का अध्ययन करना इस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है सीमेंट के क्षेत्र में बाजार अध्ययन, इसके माध्यम से। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है इसका? तो सीमेंट की कीमत, लागत, उत्पादन क्षमता उपयोग और लाभ प्रदान सहित अन्य रुझानों को बाजार रुझानों के साथ उसका अध्ययन करना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक माह में 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मुद्रा बंदरगाह। जो मुद्रा बंदरगाह है वो एक माह में 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह बनेगा। आपको क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सारे लेवल वाले क्वेश्चन ही इस श्रृंखला में ऐड किए हैं। इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? तो गुजरात में मुद्रा बंदरगाह अक्टूबर 2023 में एक महीने में 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा प्रतिबंधित अब तक की सबसे अधिक मात्रा थी। मुद्रा पोर्ट का स्वामित्व अदानी समूह के पास है और यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेस इकोनॉमिक जोन का प्रमुख है। इसकी प्रतिवर्ष 338 MMT कार्गो को संभालने की क्षमता है, जो भारत के सभी परिचालन बंदरगाहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये जो भी मुद्रा बंदरगाह है उसने अक्टूबर महीने के अंदर 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो संभाला था और ये देश का पहला बंदरगाह ऐसा कार्य करने वाला बन गया है और ये अदानी ग्रुप के अंडर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हाल ही में IIT गांधीनगर में आयोजित की गई थी। ध्यान रखना है, ये पहली बैठक थी ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की, जिसकी आयोजन कहाँ पर हुआ था? IIT गांधीनगर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। AIESC, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद, पहले ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद दोनों देशों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, साझेदारी की रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए 2011 में स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है। अधिक शैक्षणिक अनुसंधान और कौशल सहयोग की सुविधा के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया है इस मीटिंग में। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट यही है ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? IIT गांधीनगर के अंदर हुई थी। किन किन देशों के मध्य हुई थी? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस खुदरा प्रमुख के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो एपीडा है उसने जो भारतीय कृषि उत्पादक है उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो लुलु हाइपर मार्केट है, लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। किस किसने? एपीडा और लुलु हाइपर मार्केट ने समझौता किया है। किस लिए किया है? भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? खाड़ी सहयोग देश, जिसको GCC बोलते हैं, खाड़ी सहयोग देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वैश्विक खुदरा प्रमुख लुलु हाइपर मार्केट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के साथ एपीडा GCC में बाजार सहित भारतीय कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देगा, क्योंकि लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की GCC मिस्र, भारत और सुदूर पूर्व में उपस्थित है। जो ये लुलु ग्रुप है इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के माध्यम से जो भारतीय कृषि उत्पादन है उनको बढ़ावा देंगे, उनके निर्यात को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? लुलु हाइपर मार्केट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत को हर्मिस 900 ड्रोन की आपूर्ति करेगा? हर्मिस 900 ड्रोन की आपूर्ति कौन सा देश करेगा? तो इजराइल। इजराइल जो देश है वो भारत को हर्मिस 900 या हर्मिस 900 ड्रोन की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पिछले क्वेश्चन के? हेरोन मार्क 2 ड्रोन की शुरुआत और हर्मिस 900 ड्रोन के आगामी जुड़ाव से
भारतीय सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। भारतीय सेना ने हाल ही में इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उत्तरी क्षेत्र में मारक क्षमता से लैस हो सकते हैं और देश भर के विभिन्न स्थानों पर इन मानव रहित विमानों का पुराना संस्करण मौजूद है। तो इसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बनता है कि ये मानव रहित विमान है और हेरोन मार्क 2 और हार्मिस 900 भारत किससे लेता है? तो इजराइल देश से लेता है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपसे सब पूछा जा सकता है। सैयद मुश्ताक अली T20 जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो पंजाब क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 2। पंजाब जो टीम है, पंजाब क्रिकेट टीम है, उसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के फाइनल में बड़ौदा पर 20 रन से जीत दर्ज किए। तो आपसे पूछ सकते हैं सैयद अली क्रिकेट ट्रॉफी के उपविजेता कौन है? तो बड़ौदा टीम है। ये पहली बार था जब उसके पास राष्ट्रीय T20 खिताब था, यानी पंजाब ने पहली बार राष्ट्रीय T20 का खिताब जीता है। अनमोल प्रीत सिंह ने 61 गेंद में 113 रन और नेहल बडेरा को आप जानते हो, ये मुंबई इंडियंस में IPL में खेलते हैं नेहल बडेरा, उनकी 27 गेंदों में 61 रन की पारी से पंजाब को जीत मिली है। आखिरी राष्ट्रीय खिताब 1993 में रणजी ट्रॉफी जीती थी पंजाब ने। उसके बाद पहली राष्ट्रीय T20 खिताब जीता है पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के रूप में। बड़ौदा को फाइनल मैच में हराया था। अगला क्वेश्चन क्या है? WHO ILO रिपोर्ट के अनुसार गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर से होने वाली लगभग 3 में से 1 मौत किस कारण से होती है? तो WHO ने ILO रिपोर्ट जारी की है, लेबर रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जारी की है। उसके हिसाब से गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर से होने वाली 3 में से 1 मौत का कारण क्या है? तो धूप में काम करना। 3 में से 1 मौत का कारण है गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर बीमारी के चलते। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, के संयुक्त अनुमान के अनुसार गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर से होने वाली लगभग 3 में से 1 मौत धूप में काम करने के कारण होती है। अनुसंधान इस गंभीर कार्य स्थल खतरे और इसके कारण होने वाले श्रमिकों के जीवन के नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। अनुमान के मुताबिक अकेले 2019 में 183 देशों में लगभग 19,000 लोगों की मौत धूप से बाहर काम करने के कारण गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर से हुई है। इसमें बहुसंख्यक 65% पुरुषों की मृत्यु होती है। तो ध्यान रखना है, 2019 के अंदर 183 देशों के डाटा लिए गए जिसमें 19,000 लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है, जिसमें 65% पुरुषों की मौत हुई है। किस वजह से होती है? धूप में कार्य करने की वजह से होती है। और 3 में से जो 1 मौत है वो इसी वजह से होती है, इस बीमारी के चलते। इस बीमारी का नाम है गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है? 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया जिसका विषय क्या रखा गया? विज्ञान में विश्वास बनाना। विज्ञान में विश्वास बनाना। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया उसका विषय क्या रखा गया? विज्ञान में विश्वास बनाना। और कब मनाया गया? 10 नवंबर को मनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह है वो प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। इसे पहली बार 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस सप्ताह की घोषणा 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो 1988 में इस सप्ताह की घोषणा की गई थी। पहली बार इसको 1986 में मना लिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 का 10 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष के उत्सव का विषय क्या था? विज्ञान में विश्वास का निर्माण। ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और जो इसमें अंतिम 2 लाइनें वो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है कि 2023 का जो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस था वो 10 नवंबर को मनाया गया। और इसका विषय क्या रखा गया? तो विज्ञान में विश्वास का निर्माण। इस सप्ताह की घोषणा 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पहली बार इसको 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था।
और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा ने उस कानून को मंजूरी दे दी है जो SC ST और OBC के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर देता है? यानी एक राज्य सरकार है, राज्य की विधानसभा है, जिसने ये कानून को मंजूरी दे दी है कि जो SC ST और OBC वर्ग है उसमें आरक्षण को 50% से 65% किया जाता है, तो वह है बिहार। बिहार राज्य विधानसभा ने एक कानून को मंजूरी दी है जिसमें SC ST को OBC के लिए, SC ST और OBC के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिहार विधानमंडल ने सामूहिक रूप से एक कानून को मंजूरी दे दी है जो शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर देता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है उसके जो मौजूदा 10% आरक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए EWS का कुल आरक्षण 75% कर दिया है। तो ये बिहार सरकार का इंपॉर्टेंट निर्णय था, इसको एक बार वापस स्लाइड को पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। जो बिहार विधानमंडल है उसने जो SC यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, ST यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, इसके आरक्षण को तो 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसको अपन EWS बोलते हैं उसमें उसको भी मौजूदा रूप में 10% का आरक्षण दिया गया है। उस 10% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुल आरक्षण उसका 65% की बजाय 75% कर दिया है, क्योंकि जनरली 65% जो सबको ही दे रहे थे, 10% EWS को पहले से मिल रखा है, तो टोटल 75% आरक्षण EWS को दे दिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 6 में से 1 मौत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विश्व में अगर 6 मौत होती है उसमें से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। तो कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम और उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से अपन प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। इस बार भी मनाया गया है और एक WHO की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 6 में से 1 मौत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस काउंटी में होंगे? टीबी को तपेदिक बोलते हैं हिंदी में। अभी एक WHO की 2023 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले हैं वो भारत में देखे गए। कहाँ पर? भारत में देखे गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अभी सेंसिटिव रिपोर्ट आई थी, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 2023 की जारी नई वैश्विक टीबी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में भारत में दुनिया में सबसे अधिक तपेदिक यानी टीबी के मामले सामने आए हैं, जो वैश्विक बोझ का 27% है। कितना है? 27% वैश्विक बोझ का मतलब हुआ विश्व में जितने भी टीबी के मामले आते हैं उसमें से 27% अकेले भारत में देखे गए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 2.8 यानी 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें मृत्यु दर 12% थी। मृत्यु दर कितनी थी? 12% थी। 192 देशों और क्षेत्रों के डेटा को शामिल करते हुए रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में 7.5 मिलियन लोगों में टीबी का निदान किया गया, यानी टीबी का इलाज किया गया था। 7.5 मिलियन लोगों का मृत्यु दर 12% रही थी भारत में टीबी से, और 2.8 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, जो कि वैश्विक बोझ का 27% था। और 2022 में भारत में दुनिया में सबसे अधिक तपेदिक यानी टीबी के मामले सामने आए थे। ये थी WHO की 2023 की नई वैश्विक टीबी रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? US डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑर्पोरेशन यानी DFC ने किस भारतीय परियोजना के लिए 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग देने का वादा किया है? तो कोलंबो पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परियोजना, जो कोलंबो पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परियोजना है, उसको US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 553 मिलियन डॉलर की फंडिंग देने का वादा किया है। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको DFC जो स्पॉन्सर कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं?
तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको डीएफसी बोलते हैं, उसने हाल ही में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल परियोजना के लिए $553 मिलियन की फंडिंग देने का वादा किया है। ये पहली बार है जब अमेरिकी सरकार अडानी परियोजना का समर्थन कर रही है। ये अडानी की परियोजना है और ये पहली बार हुआ है कि अमेरिकी सरकार कोई अडानी की परियोजना का समर्थन कर रही है। डीएफसी अमेरिकी सरकार का विकास वित्त संस्थान है जो विकासशील देश है उसमें महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करता है। तो ये डीएफसी का कार्य है। ये अमेरिकी सरकार का एक विकास वित्त संस्थान है। जो भी विकासशील देश है उनमें जो भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करती है, पार्टनरशिप करती है। ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी सरकार अडानी परियोजना का समर्थन कर रही है। और जो डीएफसी है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसने हाल ही में जो कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल है इस परियोजना के लिए $553 मिलियन की फंडिंग देने का वादा किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिकों ने किस प्रजाति का शिशु चिमेरा उत्पन्न किया है? तो वैज्ञानिकों ने बंदर प्रजाति का शिशु चिमेरा उत्पन्न किया है। जो चिमेरा किस प्रजाति का है? बंदर प्रजाति का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चीन में शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक रूप से अलग दाता भ्रूण से स्टेम कोशिकाओं के साथ एक बंदर भ्रूण को इंजेक्ट करके एक शिशु काइमेरिक बंदर का उत्पादन किया है। स्टेम कोशिकाएं वो भ्रूण कोशिकाएं होती है जिनको अपन किसी भी अंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चीन के जो साइंटिस्ट या शोधकर्ता थे उन्होंने आनुवंशिक रूप से अलग दाता भ्रूण से स्टेम कोशिकाओं के साथ एक बंदर भ्रूण को इंजेक्ट करके एक शिशु काइमेरिक बंदर का उत्पादन किया है। परिणामी जानवर पहला जीवित जन्मे काइमेरिक प्राइमेट है जिसमें दाता स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं का उच्च अनुपात होता है। इससे अंततः चिकित्सा अनुसंधान और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को लाभ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संस्था ने 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण जारी किया है? तो आईसीडी, जो आईसीडी है उसने 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण जारी किया है। आखिर में मामला क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में आईसीडी बोलते हैं, उसके द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के तीसरे सत्र से पहले जारी किया गया है। 2022 में एक हालिया अंतरिम रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वैश्विक पर्यावरण में प्रवेश कर गया है। तो ध्यान रखना है, 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? एन शंकरैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े थे? तो राजनीति से जुड़े हुए थे एन शंकरैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो एन शंकरैया एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। साथ ही वामपंथी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वह पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे 1940 के दशक में। भारत में सीपीआई तमिलनाडु में प्रमुख आयोजक बन गए थे। 1944 में पार्टी के मदुरै जिला सचिव के रूप में कार्य किया था एन शंकरैया ने, जिनका भी हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो निधन वाले सेक्शन में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत का पहला बायोबैंक किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद। दक्षिण भारत का पहला बायोबैंक है वो हैदराबाद शहर में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक बायोबैंक में 1 लाख समस्त लोगों के ऊतक के नमूने रखे जाते हैं ताकि शोधकर्ता बीमारियों की शुरुआत और प्रगति का अध्ययन कर सके। 20 करोड़ का अत्याधुनिक बायोबैंक दक्षिण भारत में पहला और देश में इस तरह की केवल तीसरी सुविधा हैदराबाद में लॉन्च की गई है। यह भविष्य में बीमारियों की शुरुआत और प्रगति, रोकथाम और उलटफेर को मैप करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए एक भंडार के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ल्यूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको अपन इसरो भी बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ल्यूपेक्स जो प्रोग्राम है वो इसरो और किस देश की संयुक्त प्रयास है? तो जेक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ये दोनों मिलाकर ल्यूपेक्स प्रोग्राम चला रही है। क्या है ल्यूपेक्स प्रोग्राम? आखिर में चलिए अपन इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पता करते हैं। ल्यूपेक्स 350 किलोग्राम के रोवर के साथ 90 डिग्री लैंडिंग का प्रयास करने वाला चौथा चंद्रमा मिशन होगा। आपको पता है अभी भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। अब चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है।
जिसके अंदर जो ल्यूपेक्स प्रोग्राम चल रहा है 350 किलोग्राम के रोवर के साथ 90 डिग्री लैंडिंग का प्रयास करने वाला चौथा चंद्रमा मिशन होगा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, उनके बीच संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। ल्यूपेक्स चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर रोवर को उतारेगा, जिसे शायद ही कभी खोजा जाता है। रोवर लगभग 100 पृथ्वी दिनों तक 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर यानी 1 बाई 1 किलोमीटर क्षेत्र का पता लगाएगा, यानी 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र का पता लगाएगा। ल्यूपेक्स का लक्ष्य सटीक लैंडिंग तकनीक के साथ चंद्रमा के 90 डिग्री क्षेत्र पर 350 किलोग्राम के बड़े रोवर को उतारना था। अभी जो चंद्रयान 3 गया था उसमें 30 किलो का रोवर था, अब 350 किलो का रोवर उतारना है, वो भी 90 डिग्री के कोण पर उतारना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये अंधेरे के अंदर उतारेंगे। इस बार तो उसको जहां प्रकाश पड़ता है वहां पर उतारा गया था, क्योंकि उसकी जो बैटरी वगैरह थी वो प्रकाश से चार्ज होती थी, लेकिन इस बार अंधेरे में उसको उतारेंगे और 100 पृथ्वी दिनों तक वो 1 बाई 1 यानी 1 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 1 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में अपना कार्य करेगा। तो ल्यूपेक्स है, जेक्सा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो दोनों मिलकर चला रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रेसिंग ड्राइवर ने 18वां लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता? कौन सा रेसर है जिसने 18वां लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता था? तो मैक्स वेरस्टेपेन, जो मैक्स वेरस्टेपेन है उसने 18वां लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन ने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स में जीत के साथ अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन की 18वीं जीत का दावा किया है। वेरस्टेपेन सर्वकालिक विजेताओं की सूची में सेबेस्टियन वेटटेल के साथ तीसरे स्थान में शामिल हो गए हैं। यह जीत ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियनशिप के कैरियर की 53वीं और लगातार 6वीं जीत थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अमेट शियर किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के अंतरिम सीईओ है? तो ओपन एआई के जो सीईओ बने, कौन बने हैं? अमेट शियर है वो ओपन एआई के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं। इनको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अमेट शियर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट चैट जीपीटी के विकास के लिए जिम्मेदार संगठन ओपन एआई में अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाई है। यह नियुक्ति कंपनी के बोर्ड द्वारा ओपन एआई के सह संस्थापक और सीईओ सैम आल्टमैन के पद को समाप्त करने के ठीक 2 दिन बाद हुई है। पहले इस पद पर सैम ऑल्टमैन थे, जिनको भी हटाया गया है। उनकी जगह अमेट शियर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट चैट जीपीटी के विकास के लिए जिम्मेदार जो संगठन है ओपन एआई, उसमें अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, समाचारों में देखी गई मिथिमना सेपरेटा किस प्रजाति से संबंधित है? अभी समाचारों के अंदर मिथिमना सेपरेटा एक जानवर दिखाया जा रहा है, जो भी एक जीव दिखाया जा रहा है, वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो कैटरपिलर है। क्या है? कैटरपिलर है। तो जो मिथिमना सेपरेटा है वो कैटरपिलर प्रजाति से संबंधित है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिथिमना सेपरेटा ने असम में लंबे समय तक कीट संक्रमण का कारण बना है, जिससे कम से कम 15 जिलों में 28,000 हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसे ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर, राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर या आर्मी वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम क्या है? ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर, राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर या आर्मी वर्म के नाम से इसको जानते हैं। और मिथिमना सेपरेटा है वो असम में लंबे समय तक कीट संक्रमण का कार्य किया है इसने। ये कीट है, ठीक है, और इसने 15 जिलों में 28,000 हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी सुर्खियों में रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, कम दृश्यता में वाणिज्यिक विमान उतारने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो देवघर हवाई अड्डा। देवघर हवाई अड्डा कम दृश्यता में वाणिज्यिक विमान उतारने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। आखिर में मामला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। झारखंड का देवघर हवाई अड्डा कम दृश्यता में वाणिज्यिक विमान उतारने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। यह महज 3200 मीटर की दृश्यता में ही व्यावसायिक विमान को उतारने की क्षमता रखता है। मात्र 3200 मीटर की दृश्यता में व्यावसायिक विमान को उतारने की क्षमता रखता है। देवघर हवाई अड्डे से पहली बार व्यावसायिक उड़ानों के लिए विशेष दृश्य उड़ान नियम का परिचालन शुरू किया जा रहा है। VFR का परिचालन शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस एशियाई देश ने 15 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की घोषणा की है? एक एशिया का देश है जिसने 15 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की घोषणा की, तो वो देश है चीन। चीन ने 15 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की घोषणा की है। आखिर में ये 15 देश कौन कौन से हैं, मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं।
फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों को बिना वीजा के 15 दिनों तक चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। व्यापार, पर्यटन, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने या 15 दिनों से अधिक के लिए चीन में प्रवेश करने वाले इन 6 देशों के नागरिकों को अगले साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अगले साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक वीजा की आवश्यकता इन देशों को नहीं होगी चीन के अंदर जाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर महीने में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के 16 दिन तक एक वार्षिक अभियान है जो 25 नवंबर को शुरू होता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होता है। शुरू 25 नवंबर को होता है ये सप्ताह, और 10 दिसंबर को जब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तब ये समाप्त होता है। 16 दिन तक ये एक वार्षिक अभियान चलता है जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में किस उत्पाद के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई? जो भी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट आई थी उसमें 2022-23 में किस उत्पाद के उत्पादन में नकारात्मक यानी नेगेटिव वृद्धि देखी गई थी? तो ऊन के उत्पाद में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यह पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण मार्च 2022 से फरवरी 2023 पर आधारित है। पिछले 5 वर्षों में 2022-23 में दूध, अंडे और मांस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि इसी अवधि के दौरान ऊन उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ऊन के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी का क्या स्थान रहा था? तो चाइना मास्टर्स के अंदर भारत वो फाइनल के अंदर हार गया था और दूसरे स्थान पर रहा था, उपविजेता रहा था। तो चाइना मास्टर टूर्नामेंट में भारत की स्थिति दूसरे स्थान पर रही थी। कौन सी जोड़ी है? बैडमिंटन की। क्या मामला है? इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से क्लियर करते हैं। स्टार भारतीय शटलर यानी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। स्टार भारतीय शटलर सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के पुरुष युगल फाइनल में चीनी जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग से हार गए हैं। चैंपियन भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 19-21 से गंवा दिया, दूसरा गेम शानदार रैली के साथ 21-18 से जीत लिया और 1-8 से पिछड़ने के बाद वापसी का एक और प्रयास किया, लेकिन निर्णायक गेम 19-21 से हार गए। और जो स्टार भारतीय शटलर सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है वो चाइना के मास्टर्स पुरुष युगल फाइनल में चीनी जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग से हार गए थे, इसलिए दूसरे स्थान पर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस एशियाई देश ने प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की है? तो भारत ने भी हाल फिलहाल में नवंबर में यह घोषणा की है। इंपॉर्टेंट घोषणा है। क्या है कि जो भारत है उसने प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की है। आखिर में पूरा मामला क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। भारत सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक गैस में संपीड़न बायोगैस और नगर पालिकाएं और कृषि अपशिष्ट से निकाली जाती है के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि शुरुआत में अप्रैल 2025 में खाना पकाने के लिए और ऑटोमोबाइल और घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस में 1% बायोगैस मिश्रित किया जाएगा। 2028 तक हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के 28वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का मेजबान कौन सा शहर होगा? तो नई दिल्ली के अंदर होगा। 28वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत का 28वां यूरोपीय फिल्म महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अभी वर्तमान में नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाते हुए महोत्सव में 28 यूरोपीय देशों की 25 भाषाओं में 28 फिल्में दिखाई जाएगी। इस साल के चयन में 18 फिल्में
महिला निर्देशकों की है। इस महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा में महिलाओं और महिलाओं के नज़रिए से कहानी कहने की कला को उजागर करना और उनका जश्न मनाना है। अपने दिल्ली अध्याय के बाद महोत्सव चेन्नई तक जाएगा। अभी दिल्ली में चल रहा है, उसके बाद ये चेन्नई में भी जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 से 10 दिसंबर के बीच नई दिल्ली के अंदर 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पेड्रो सांचेज निम्नलिखित में से किस देश के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ये पहले स्पेन के प्रधानमंत्री थे और एक बार फिर से वापस स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए हैं पेड्रो सांचेज। यह है पेड्रो सांचेज जी की फोटो और ये अभी हाल ही में स्पेन के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व भर में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों और उनके परिवारों की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड प्री मेच्योर डे कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। 17 नवंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्री मेच्योर डे मनाया जाता है। जो भी बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उनको प्री मेच्योर बोलते हैं। उन बच्चों और उनके परिवारों की चिंताओं को कम करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड प्री मेच्योर डे मनाते हैं और वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर और 19 नवंबर 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चला था और नवंबर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसी को मानता हूं। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो। इसको मैंने अलग से कवर किया है। चलिए अब इस क्लास के अंदर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था, कब किया गया था? तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक भारत में। कब? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच कितने स्टेडियम में खेले गए? तो 10 स्टेडियम में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच 10 स्टेडियम में खेले गए थे। 10 अलग अलग स्टेडियम में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितने देश की क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया? तो 10 देशों की टीमें शामिल थी क्रिकेट विश्व कप 2023 में, जो कि भारत के अंदर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के मध्य 10 स्टेडियम में 48 मैचों के माध्यम से कंप्लीट हुआ था। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल कितने मैच खेले गए थे? 48। क्रिकेट विश्व कप के अंदर टोटल 48 मैच खेले गए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितने देशों की क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया? तो 10 देशों की क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया था। 10 अलग अलग स्टेडियम में मैच हुए थे। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भारत में यह संपन्न हुआ था। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर 6वीं बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था फाइनल मैच में और इसी के साथ अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में 6वीं बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से फाइनल में हराकर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है ट्रेविस हेड, उनको क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक 765 रन बनाए थे। ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट लिए थे? वो भी भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी थे। तो मोहम्मद शमी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक 24 विकेट लिए हैं। इसी के साथ पूरे विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी मोहम्मद शमी बन गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, तो आप ध्यान रखोगे। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे विराट कोहली, जो कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक 765 रन इन्होंने बनाए थे। और इस क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी भारत के थे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर थे ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जेम्पा। ठीक है, तो ये था नवंबर का कंप्लीट करंट अफेयर। अगर किसी बच्चे ने इस सेशन को पहले सेकंड से लेकर अंतिम सेकंड तक देख लिया है तो 101% वो कोई सा भी एग्जाम देगा तो नवंबर के करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक आधा कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कुछ मोटिवेशनल चीज़ लिख दिया करो। अगर वो नहीं हो पाता है तो कम से कम ये बता दिया करो क्लास की क्वालिटी कैसी है, ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है।
इसके अलावा कमेंट में आप मुझे ये भी बताना आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। जैसे ही आप कमेंट करोगे 24 घंटे में वो क्लास प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।